लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। हेलो स्टूडेंट्स, पिछले 2 क्लास से हम भारत के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। तो फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था पुरा पाषाण काल, फिर देखा था मध्य पाषाण काल, और आज हमारा जो थर्ड टॉपिक है वो है नव पाषाण काल, नियोलिथिक एज। इसके अंतर्गत हम जो इतिहास की हमारे पास सामग्री है उसका अध्ययन करेंगे। तो नवपाषाण युग का प्रारंभ विश्व स्तर पर अगर देखा जाए तो ये लगभग 9000 ईसा पूर्व माना जाता है, और भारत के संदर्भ में जब हम बात करते हैं नवपाषाण युग की तो ये लगभग 7000 ईसा पूर्व से प्रारंभ होता है। भारत में इसके सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है हमको बलूचिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थान से प्राप्त हुए, जो वर्तमान में पाकिस्तान के क्षेत्र में है। नवपाषाण युग को सामान्यतः ऐसी जीवन शैली से के प्रारंभ से परिभाषित किया जाता है जिसके अंतर्गत मनुष्य जो था वो खेती करने लगा था। इसके पहले हमने जो देखा था पुरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, उसमें मानव जो था वो जंगल में ही विचरण करता था, जंगल में ही रहता था और जंगल से ही अपने जो भोजन है उसको प्राप्त करता था। किंतु नवपाषाण काल में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आया, वो था खेती का, कि नवपाषाण का मनुष्य जो था वो खेती करने लगा था। मनुष्य खेती के साथ साथ पशुओं को भी पालने लगा था। इसके अलावा वह जंगल की अपेक्षा बस्तियां बना करके रहने लगा था। ये एक बहुत मेजर परिवर्तन आया था नवपाषाण काल के अंतर्गत। इस तरह की जीवन शैली के विकास के साथ साथ मनुष्य के अंदर कई प्रकार के विश्वास और कर्मकांडों ने भी जन्म ले लिया था। सामान्य सी बात है कि जब व्यक्ति स्थायी रूप से एक जगह रहने लगता है तो वो धर्म के प्रति भी थोड़े उसमें आस्था जागृत हो जाती है। तो ऐसा उन मानव के साथ भी हुआ। हस्तकला और दस्तकारी का भी विकास हुआ, सांस्कृतिक विकास भी हुआ। नवपाषाण कालीन मनुष्य ने विशेष प्रकार के मृदभांड बनाना प्रारंभ किया। इसके पहले भी बनते थे, पर इस समय नवपाषाण काल के जो मृदभांड थे वो एक विशेष प्रकार की शैली में निर्मित किए जाते थे। यह मनुष्य की कलात्मक प्रवृत्तियों का प्रारंभ माना जा सकता है। इसमें मनुष्य जो था उसने अपनी कला के अंतर्गत एक नयापन लेकर के आया था। भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति का वितरण और स्थिरीकरण अगर हम देखें तो भारत में कहां कहां से ये साक्ष्य प्राप्त होते हैं नवपाषाण कालीन संस्कृति के, तो भारत में सबसे प्राचीन पुरापाषाण युगीन स्थल है बलूचिस्तान। यहाँ के गिल मोहम्मद, राना गुंडेई, अंजीरा, मुडीगौक, सिहाय, डम्ब स्थल, ये सब महत्वपूर्ण स्थल हैं जहाँ से हमें इनके बारे में साक्ष्य प्राप्त होते हैं। किली गुल मोहम्मद में 4 स्तर की खोज की गई, मतलब वहाँ पर सभ्यता जो थी वो 4 अलग अलग स्तरों में हमको प्राप्त हुई है, और इसमें प्रथम चरण जो था उसका काल लगभग 4400 ईसा पूर्व का निर्धारित किया गया है। इसी प्रकार मुडीगौक में प्राप्त प्रथम चरण का काल रेडियो कार्बन पद्धति से जो निकाला गया है वो 4000 ईसा पूर्व से लेकर के 3500 ईसा पूर्व के लगभग का माना गया है। उत्तरी हिमालय के क्षेत्र में नवपाषाण कालीन स्थल खोजा गया है। यहाँ का कालानुक्रम जो है वो लगभग 2900 ईसा पूर्व से प्रारंभ माना जाता है। कश्मीर के क्षेत्र में बुर्जहोम के बाद महत्वपूर्ण स्थल गुफ्र काल है। यह श्रीनगर से लगभग 40 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में स्थित है। सिंधु के क्षेत्र द्वारा महत्वपूर्ण स्थल जो है वो है एक तो मेहरगढ़। इस क्षेत्र को बलूचिस्तान की रोटी का टोकरा भी कहा जाता है। रोटी की टोकरी जो है, क्योंकि यहाँ पर अनाज उत्पादन जो है वो अधिक मात्रा में होता है, इसलिए इसे बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी भी कहा गया है। इसी क्षेत्र का एक अन्य नवपाषाण युगीन स्थल भी खोजा गया है। फिर तक्षशिला के पास सराय खेला नामक स्थल भी पाषाण युगीन संस्कृति की सांस्कृतिक विशेषताएं रखता है। इसके अलावा हम देखें तो जलीलपुर, फिर गंगा के बहाव क्षेत्र में चिरान, सेनुआ, ताराडी, चेचार, ये आदि स्थल जो थे इसके पश्चात खोजे गए। दक्षिण भारत में भी नवपाषाण कालीन स्थलों को खोजा गया है। इसके अलावा राजस्थान में भी कुछ स्थलों पर नवपाषाण
युगीन संस्कृति के जो साक्ष्य वो हमको प्राप्त हुए। देखा जाए तो पूरे भारत में नवपाषाण कालीन संस्कृति के साक्ष्य हमको प्राप्त होते हैं और इनका काल लगभग 4400 ईसा पूर्व से लेकर के 2900 ईसा पूर्व तक प्राप्त हुआ है। अब हम देखते हैं नवपाषाण काल की विशेषता या नवपाषाण युग की विशेषता है। मनुष्य अन्य जंतुओं के समान प्रारंभ से ही शिकार करता था। जैसे दूसरे जानवर रहते थे प्रारंभ में शिकार के ऊपर निर्भर थे, उसी प्रकार से मनुष्य भी जो था वो शिकार पर ही निर्भर था और खाद्य पदार्थ जगह जगह से वो इकट्ठा करता था। प्राचीन पाषाण युग तथा मध्य पाषाण युग के मानव में यह अंतर था कि जो मध्य पाषाण युग के मानव को अपेक्षाकृत कम शिकार करना पड़ता था। फिर घने जंगल होने के कारण वह समुद्र, नदी तथा झीलों के निकट रहने लगा था और मछलियों का उपयोग करने में वो प्रवीण हो गया था। किंतु जब हम बात करें नवपाषाण युग की, तो नवपाषाण युग आते आते इसमें एक क्रांतिकारी परिवर्तन हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप उस युग के मनुष्य ने शिकार और मछली मारने के या मछली का शिकार करने के साथ साथ खेती करना भी प्रारंभ कर दिया था। वस्तुतः यह युग देखा जाए तो मानव संस्कृति के इतिहास में अपनी प्रथम क्रांति के लिए उल्लेखनीय है और ये क्रांति थी खेती करना। ये परिवर्तन मुख्यतः 4 दृष्टिकोण से हुए। 4 अलग अलग क्षेत्रों में हमें ये परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सबसे पहला नवपाषाण काल का परिवर्तन हमको देखने को मिला कृषि का आविष्कार। प्रारंभ से ही मनुष्य जंगली फल, पत्ते और जड़ी बूटियों को खाने के काम में लाता था। यानी ये प्रारंभिक जीवन था, जिसको हम कह सकते हैं कि पुरापाषाण और मध्य पाषाण काल के अंतर्गत। इनमें कुछ ऐसी प्रकार की घास भी थी जिनके फलों को 2 पत्थरों के बीच पीस करके एक प्रकार से आटा बना लिया जाता था। फिर गेहूं, ज्वार, बाजरा और अन्य अनाज जो है, इनके पूर्वज जो है वो जंगली पौधे ही थे। सर्वप्रथम किसी स्थान पर मनुष्य ने जो है जंगली गेहूं या जौ के छोटे खेत में बीज में बोया होगा और उससे फसल का उत्पादन किया होगा। धीरे धीरे मनुष्य बीज से फसल पैदा करने, बीज को इकट्ठा करने और उसको आगे बोने के लिए उसको ज्ञान प्राप्त हुआ होगा। फिर कृषि विकास पहले पहले कहाँ हुआ होगा यह कहना कठिन नहीं। क्यों? क्योंकि इसका विकास पहले वहीं हुआ होगा जहाँ की जलवायु और जमीन जंगली गेहूं और जौ के अनुकूल थी। तो ये जो फसल है ये वातावरण के अनुकूल, जहाँ पर वातावरण जैसा होगा वहीं पर उत्पन्न होती है। फिर हम बात करें प्रागैतिहासिक प्रमाणों से, ये स्पष्ट है कि गेहूं और जौ से ही कृषि का प्रारंभ नवपाषाण युग में हुआ था। तो प्रारंभिक फसल मनुष्य के द्वारा उगाई गई थी, उसमें 2 ही चीजें, गेहूं और जौ। कई जगह से अन्य घड़ों तथा मिट्टी के बर्तन पर गेहूं और जौ के चिन्ह भी मिलते हैं। जो हमको सामग्री प्राप्त हुई है पूरा नवपाषाण युग की, उसमें उनके जो द्वारा मिट्टी के बर्तन बनाए गए थे उनमें आकृति उकेरी गई है गेहूं और जौ की। दूसरा जो परिवर्तन हमको नवपाषाण काल में देखने को मिलता है वो जानवरों को पालतू बनाना। अब पहले शिकार के लिए था, इसके अलावा भी अन्य कार्यों में, कृषि के कार्यों में सहायता लेने के लिए भी मनुष्य के द्वारा जानवरों को पालतू बनाया गया। तो जानवरों को पालतू बनाने की प्रणाली के आविष्कार का समय अच्छी तरह से हमें ज्ञात नहीं है, पर यह कहा जा सकता है कि पालतू जानवरों की अस्थियां जंगली जानवरों की अपेक्षा आकार में पतली होती थी। इनमें एक डिफरेंस पता किया गया कि वे जानवर, जिन जानवरों की अस्थियां पतली होती है वो पालतू जानवर थे और जिनकी अस्थियां मोटी होती थी वो पालतू जानवर या नहीं थे बल्कि जंगली जानवर थे। यह भी प्रमाण से स्पष्ट है कि मनुष्य का सबसे पहला जो पालतू जानवर था वो कुत्ता था। नवपाषाण युग से पहले केवल कुत्ते की अस्थियां ही पाई गई है। कुत्ते का पूर्वज संभवतः भेड़िया था। ये भी जिस प्रकार से अनाज है उसी प्रकार से जो जानवर है इनके बारे में भी अगर हम अनुमान लगाएं तो कुत्ते का जो पूर्वज था वो संभवतः भेड़िया रहा होगा। कुछ लोगों का विचार है कि गीदड़ कुत्ते का पूर्वज था, किंतु कुत्ते के दांत गीदड़ की अपेक्षा भेड़िए से अधिक मेल खाते हैं। यूरोप में पूर्व पाषाण युग और मध्य पाषाण युग में भेड़िए पाए जाते थे और संभवतः उन्हीं से जो है वो कुत्तों का विकास हुआ। नवपाषाण युग में कुत्ता मनुष्य के भेड़ों से रक्षा करता था। कुत्तों को मनुष्य ने इसलिए पाला था क्योंकि भेड़ों से जो उनकी फसल रहती थी उनसे रक्षा करने के लिए उसको रखा था। कुत्ते के पश्चात भेड़ को पालतू बनाया गया। एशिया के कई भागों में आज भी जंगली भेड़ों का झुंड
हमें देखने को मिल जाता है। पहाड़ी इलाकों में हम देखेंगे तो कई जंगली भेड़ें रहती हैं, उनको पाला जाता है। वह रेंडियर की तरह हर मौसम में खाद्य की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है। ये जो रहती है भेड़ें, ये अपनी खाद्य की पूर्ति करने के लिए अपना स्थान समय समय पर बदलती रहती है, जिसमें कुछ को मारकर वो जो रहते हैं वो खा भी लेते हैं भेड़ों को, शेष की रक्षा वो करते हैं। इस तरह जो मनुष्य के साथ रहते थे वे कालांतर में पालतू बन गए और ईरान से तिब्बत तक पाए जाने वाले अरपाली भेड़ भी संभवतः नवपाषाण युग में पालतू भेड़ थी। ईरान में एक विशेष प्रकार की भेड़ पाई जाती है जिसको अरपाली भेड़ के नाम से जाना जाता है, लेकिन संभवतः यह भी उसी में से एक है। तीसरा जो परिवर्तन नवपाषाण काल में हमें देखने को मिलता है वो है उनके द्वारा निर्मित, मनुष्य के द्वारा निर्मित मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन बनाना का मनुष्य के जीवन पर इतना प्रभाव नहीं पड़ा जितना कृषि और पालतू जानवरों का पड़ा। अपेक्षाकृत अगर हम देखें तो मिट्टी के बर्तनों ने मनुष्य के जीवन में कोई विशेष परिवर्तन लेकर के नहीं आया जितना कि उसने कृषि ने और पालतू जानवर ने उनके जीवन में परिवर्तन लेकर के आया। मिट्टी के बर्तनों पर मनुष्य को अपनी कलाकृति दिखाने का अवसर प्राप्त हुआ। जो बर्तन उनके द्वारा मिट्टी के निर्मित किए गए थे तो अपने अतिरिक्त समय का उपयोग वो उन बर्तनों के ऊपर चित्रकारी करने में करते थे। लकड़ी, अस्थियां, चमड़ा और घास भी प्राय नष्ट हो जाते हैं, पर पकी मिट्टी के बर्तनों के टुकड़े नष्ट होने से साधारणतः बच जाते हैं। इन्हें इनका समय जो है इनकी अपेक्षा का अधिक होता है। मिट्टी के बर्तन के इन अवशेषों के आधार पर उस समय की संस्कृति के बारे में बहुत कुछ हमको ज्ञात होता है। ये जो अवशेष हमको प्राप्त हुए हैं नवपाषाण काल के मिट्टी के बर्तनों के, तो उनको देख करके उनको जोड़ करके ये अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय की संस्कृति किस प्रकार की रही होगी। मिस्र, मेसोपोटामिया, पश्चिमी एशिया के नवपाषाण युग के लोग बर्तनों के बारे में यह जानते थे। इनके बर्तन पतले और पक्के होते। मिट्टी के पतले बर्तन जो रहते थे वो पतले होते थे। वे अपने बर्तनों को अनेक प्रकार से सजाते भी थे। वे इन पर नक्काशी काटते या रंग करते थे। मेसोपोटामिया और रूसी तुर्किस्तान में 5000 से 4000 ईसा पूर्व के समय के कितने ही सुंदर मिट्टी के बर्तन प्राप्त हुए हैं। मिट्टी के बर्तन का आरंभ जो है वो पश्चिमी एशिया और मिस्र में संभवतः पहली बार हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं चौथा जो परिवर्तन था वो था चिकने और पालिश किए पाषाण के अस्त्र। पाषाण मतलब पत्थरों के जो अस्त्र बने थे वे फ्लिंट पत्थर से तोड़े जा सकते हैं। फ्लिंट जो पत्थर पहले उपयोग में लाया जाता था मध्य पाषाण काल तक, वो आसानी से टूट भी जाता था, वो कमजोर होता था। इनको रगड़ने और पॉलिश करने में अधिक समय लगता था। बर्फ हटने के बाद ऐसे स्थानों पर मनुष्य गया जहाँ के पत्थर फ्लिंट से अधिक कठोर थे, वो सुगमता से तोड़े नहीं जा सकते थे। साथ ही जंगल भी बढ़ रहा था जिसके कारण मनुष्य आसानी से इधर से उधर नहीं जा सकता था। हो सकता है कि इन कठिनाइयों के कारण मनुष्य ने प्रथम बार अपने अस्त्र पत्थर से रगड़कर बनाना प्रारंभ किया। एक अनुमान लगाया जाता है कि प्रारंभिक अस्त्र जो थे उनको पत्थरों के ऊपर रगड़ करके नुकीला और पैना बनाया गया। यह अस्त्र पूर्व पाषाण युग अस्त्रों से उत्तम तथा टिकाऊ थे। लकड़ी को आसानी से नवपाषाण काठ की कुल्हाड़ियों से काटा जा सकता था। यह कहना कठिन है कि अस्त्रों को रगड़कर बनाने की विधि पहली बार कहाँ प्रयोग में लाई गई। सबसे पहले अस्त्रों को नुकीला कहाँ बनाया गया है मुश्किल है बता पाना। नवपाषाण युग के अस्त्र कई प्रकार से मिले हैं जिसमें खुरचने के चाकू, कुल्हाड़ियाँ, छेनी आदि अस्त्र हमको प्राप्त होते हैं। फिर जो अस्त्र पहले के कालों में भी मिले हैं नवपाषाण युग में भी मिले हैं। साथ ही कुछ नए अस्त्र जैसे हसुआ, फिर आपकी चक्की के पत्थर जिसके आटा पीसा जाता है वो, तीर के छुरे, कई प्रकार की कुल्हाड़ियाँ जो है वो हमको नवपाषाण काल के समय की प्राप्त हुई है। खुरचने और सुराख करने के अस्त्र तक पत्थर को तोड़कर बनाए गए थे। कृषि के कारण हसुआ एक आवश्यक अस्त्र हो जाता था, यानी जब फसल पक जाती है उसको काटने के लिए हंसिया का प्रयोग किया जाता था। नवपाषाण काल में धरती को उखाड़ने के लिए भी किसी अस्त्र की आवश्यकता रही होगी। क्यों? क्योंकि जब वो खेती करने लगे थे तो खेती करने के लिए उनको जमीन को खुरदना पड़ता था, तो जमीन को उखाड़ने के लिए उन्हें किसी प्रकार के औजार का इस्तेमाल अवश्य किया होगा। संभव है कि जमीन को उलटने पलटने के लिए लकड़ी को के सीधे टुकड़े या खंभे का प्रयोग होता होगा। तीरों के पत्थर के बने हुए सिरे नवपाषाण काल और धातु काल में अधिक संख्या में हमको प्राप्त होते हैं। इनमें कुछ तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ते हैं
नवपाषाण युग के तीरों के सिरे पत्तों के आकार के हैं और कांस्य युग के तीरों के सिरे अगर हम देखें तो वो ज्यादा नोकदार है। छोटे छोटे तीरों के सिरों का लकड़ी में लगाकर भी काम लिया जाता था, जो जिससे घात की जाती थी या हमला किया जाता था वो सिरा तीर का नुकीला होता था, बाकी उसमें लकड़ी का प्रयोग किया जाता था। उत्तर और पश्चिम यूरोप में फ्लिंट के बने हुए छुरे भी हमको प्राप्त हुए। फिर हम देखें कि उस समय के जो कब्रिस्तान थे जहाँ पर भी मृत्यु होने के पश्चात जो लाश होती थी उसको गाड़ा जाता था, तो उसमें भी हमको कई औजार प्राप्त हुए। प्रागैतिहासिक काल का एक महत्वपूर्ण अवशेष नवपाषाण युग के मानव का कब्रिस्तान है, जो कि इंग्लिस्तान, स्कैंडेनेविया, उत्तरी जर्मनी तथा हमको फ्रांस में प्राप्त हुए हैं। ये कब्रिस्तान आकार प्रकार में बहुत तरह के छोटे और बड़े हैं। इनका आकार प्रकार छोटा या बड़ा अलग अलग स्थानों पर प्राप्त हुआ है। ये प्रागैतिहासिक काल के अन्य अवशेषों की तरह अजायब घर में भी रखे जा सकते हैं। ये स्मारक अवशेष कई तरह के हैं। इसके अलावा पत्थर के विभिन्न आकार इसके परिचायक हैं, यानी विभिन्न प्रकार के पत्थर भी इसमें हमको मिले हैं। इनमें कोई एक ही पत्थर का है, कोई पंक्तिबद्ध पत्थरों का, कोई गोलाकार रूप में है और कुछ ऐसे मिलते हैं जिसमें एक पत्थर के ऊपर एक बड़ा पत्थर छत की तरह रखा हुआ है। इन सब पत्थरों को मेगालिथ अर्थात बड़े पत्थर के नाम से भी पुकारा जाता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नवपाषाण काल में जो कब्रिस्तान प्राप्त हुए, उन कब्रिस्तान में जो कब्रें बनी थी उन कब्रों में मुख्य रूप से जो है पत्थरों का इस्तेमाल किया गया था। आगे हम देखते हैं यहाँ पे स्विट्जरलैंड के झीलों से बने हुए घर। स्विट्जरलैंड की झीलों में लकड़ी के लट्ठों पर बनाए हुए घर प्राप्त हुए हैं। लकड़ी के नुकीले लट्ठों को झील की सतह में गाड़ दिया जाता था और उन्हीं के सहारे पानी के ऊपर तख्तों का निर्माण किया जाता था और एक पुल सा बना दिया जाता था और इन पुलों के ऊपर ही उनके द्वारा घरों का निर्माण किया गया। ऐसे कई घरों के झुंड वहां पर प्राप्त हुए हैं। छोटे छोटे गांवों में 10,000 तक नुकीले लट्ठों का प्रयोग किया गया था, जिनके ऊपर घरों का निर्माण किया गया था। ये लट्ठे बड़े वृक्षों के सीधे धड़ों से बनाए जाते थे। वे वृक्ष जो कि सीधे होते थे उनको काट करके और इन लट्ठों को बनाया जाता था, जिसका एक सिरा जो रहता था वो नुकीला करा जाता था, जिसको कि जमीन में पानी की सतह पर गाड़ा जाता था, या तो उसको कुल्हाड़ी से पेना किया जाता था या आग लगा करके उसको पेना किया जाता था। फिर झोपड़ियों की दीवारों तथा छप्पर घर तथा अन्य झाड़ियों से बनाई जाती थी। ये तरह से प्लेटफॉर्म रहता था और प्लेटफॉर्म के ऊपर घर बनाए जाते थे और झाड़ियों से उसकी छत बनाई जाती थी, जिन पर मिट्टी का लेप किया जाता था और गांव से धरती तक आने जाने के लिए एक प्रकार का पुल का निर्माण किया गया था। कुछ लोगों का विचार है कि ऐसे मकान झील के बीचों बीच की अपेक्षा किनारे के निकट कम गहरे पानी में स्थित थे। सामान्य सी बात है कि कोई भी गहरे पानी में इतने बड़े पैमाने पर घरों का निर्माण नहीं कर सकता था, तो उन्होंने झील के जो किनारे होते थे उन किनारों के ऊपर लकड़ी के लट्ठों को जो है वो नदी की सतह पर गाड़ करके और उसके ऊपर प्लेटफॉर्म बना करके और इन घरों का निर्माण किया गया। सातवीं जो विशेषता है नवपाषाण काल की वो है उस संस्कृति की झोपड़ियाँ। जिस समय स्विट्जरलैंड में लोग झीलों में घर बनाकर रह रहे थे, फ्रांस के डार्डोन जिले के लोग गुफाओं में रहते थे। यानी हर जगह हम देखें पूरे विश्व में जो नवपाषाण काल की संस्कृति है उसमें लोगों के जीवन स्तर में पर्याप्त मात्रा में हमको अंतर देखने को मिलता है। फिर किंतु ऐसी गुफाओं की संख्या बहुत कम थी, इसलिए ऐसे बहुत से लोग झोपड़ियों में भी रहते थे। पूर्व इलाकों में झोपड़ियां जमीन से 1-2 फुट नीचे खोद करके बनाई जाती थी। दीवारों पर लगे रख दिए जाते थे, लट्ठे जो रहते थे उनको दीवारों के ऊपर रख दिया जाता था और उनके ऊपर मिट्टी तथा घास फूस से छत बनाई जाती थी। भूतल पर पत्थरों से चूल्हा बनाया जाता था। ऐसी कुछ झोपड़ियों को मिलाकर के एक गांव बनता था। यानी ये गांवों का निर्माण जो रहता था उसको निर्माण करने के लिए छोटी छोटी मट्टी के घर बनाए जाते थे, उनकी छतों को झाड़ फूक से बनाया जाता था और इस प्रकार से एक छोटी बस्ती का निर्माण होता था। इन घरों के अंतर्गत पत्थरों के चूल्हे भी बनाए जाते थे जिनके ऊपर भोजन पकाया जाता था। ऐसी कुछ झोपड़ियों को मिलाकर के एक गांव बनता था। वहां अनाज रखने के लिए भी व्यवस्था थी। पूरे साल भर अनाज का उपयोग किया जाए तो उसको संग्रह करने के लिए उसकी व्यवस्था भी थी। गांव को बसाने के लिए ऐसे स्थान का चुनाव किया जाता था जो रक्षा या सुरक्षा की दृष्टि से उपयुक्त हो। कई बार गांव के चारों ओर एक ऊंची दीवार बना दी जाती थी जिससे जंगली जानवरों से उसकी सुरक्षा हो।
नवपाषाण युग के ऐसे गांवों में अनेक अस्त्र, मिट्टी के बर्तन, अस्थियां, अनाज और बीज भी मिले हैं। ये वहाँ के अवशेष हैं नवपाषाण काल के। कई बार झोपड़ी में केवल अस्त्र बनाने का ही काम किया जाता था। अलग अलग जिस प्रकार के कार्य वहाँ पर किए जाते थे वैसे अवशेष उन झोपड़ियों से प्राप्त हुए हैं। ऐसी झोपड़ियों में कई पूरे बने हुए और कई आधे बने अस्त्र आदि भी मिले हैं। किसी प्रकार से सभ्यता का जब अंत हुआ होगा तो वहाँ पर जो हमको प्राप्त हुए हैं अवशेष, उससे हम जानकारी लगा सकते हैं कि किस प्रकार के कार्य उन झोपड़ियों में किए जाते हैं। थैंक यू। तो ये आज का हमारा टॉपिक पूरा हुआ। हमने इन तीनों टॉपिक के अंतर्गत पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और आज नवपाषाण काल का अध्ययन किया। थैंक यू।